मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। भाई नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हम पर केस कर दो, मानहानि कर दो। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? प्रशांत किशोर इस तरह की गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ बालू माफिया नहीं है, शराब का धंधा नहीं करते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं। और ये चोर चुहरे जितने नेता हैं, लुटेरे मंत्री सब, उगाही मंत्री, इनकी हिम्मत नहीं कि हमको डरा सकें। हम किसी को बता दें कि भाई ये मानसिक तौर पे ये आदमी स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम गलत है तो हम पर केस कर दो कि भाई प्रशांत किशोर भ्रम फैला रहे हैं बिहार में। तो मुख्यमंत्री के पद पे बने। फिर हम कह रहे हैं नीतीश कुमार की सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इनका कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो ये इसका काला अध्याय होगा। क्यों? कल एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी है, सड़क सुधर जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन जो 2 पीढ़ियों के लोग इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब आप उनको दोबारा पढ़ा नहीं सकते हैं। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही जीवन भर चलना पड़ेगा। मोदी को वोट लोगों ने दिया धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, या सबसे ज्यादा इस नाम पर कि भैया लालू नहीं आना चाहिए, कोई भी आए। तो जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है, कि बहुत फर्क नहीं है। आज के नीतीश की जो सरकार है, कई मायनों में ये लालू जी के भी सरकार से बदतर हो गई है। बिहार में सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग हैं, उनको लालू जी के राज में आवाज और सम्मान मिली। इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। मैं मन से कहता हूँ, उनका विरोधी होने के बाद भी मैं मन से कहता हूँ, लोगों से कहता हूँ, भाई मिला है तुमको सम्मान। और ये जाके दे दीजिए वीडियो निकाल। उनके लड़के नहीं कहते होंगे, हम कहते हैं कि भैया लालू के राज में और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं है। जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी सब बना रहा था, और नीतीश के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब बना रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था, और नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। आप तेजस्वी यादव के इतना हार्ड क्यों बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जाता? नहीं, हम हार्ड नहीं बोलते हैं। हमने आज तक तेजस्वी के 9वीं फेल होने वाली बात छोड़कर अगर कोई स्टेटमेंट दिया हो तो आप बताइए। आप तो बोलते हैं कि आंकड़ा का बिल्कुल ज्ञान है। हाँ, उनके, क्योंकि सरस्वती से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। उसने खुद ने कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलता था इसलिए नहीं पढ़ पाया, तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद खंडन उसका किया है, लोकसभा में कहा कि भाई मेरा लड़का क्रिकेट नहीं खेलता तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। ये लालू जी के शब्द हैं। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इतना हार्ड बोल देते हैं कि यहाँ के एक मंत्री ने आपको कहा कि हम FIR कर देंगे? कौन FIR कर देगा? अशोक चौधरी ने कहा कि ना वो किए हैं, जाके मानहानि बेचारे किए हैं। सर्वदलीय नेता नीतीश अशोक चौधरी। देखिए हम लोग यहाँ सुनते हैं, सर्वदलीय कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे हम लोग सुनते हैं ये नेता इस दल में थे, छोड़कर दूसरे दल में चले गए, दूसरे दल को छोड़कर तीसरे में चले गए। अशोक चौधरी इन सबसे ऊपर है। उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि एट ए टाइम हम सब दल में रहेंगे। तो उनके पिताजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद RSS भाजपा में, और अब कोई हमने बताया भाई एक RJD बचा है, उसमें कोई भागा भगिनी भतीजा बेटा भाई किसी को डाल दो। तो इसलिए मैंने कहा ये सर्वदलीय नेता है। किसी भी दल को वोट दोगे इसी को जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में कि घी चाहे दाल में गिरे भात में गिरेगा थाली में। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता है। हमने कहा कि हर जगह ये चर्चा है कि इन्होंने अपने बेटी का टिकट खरीदा है, और ये हमने नहीं कहा। आप लोग पत्रकार, आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पार्टी के लोग जो उस समय चिराग जी के पार्टी में थे उन्होंने ये कहा, प्रेस में छपा, लोगों ने इस्तीफा दिया। तो ये आदमी कहा कि हम जाके इनको प्रधान किशोर पर मानहानि करेंगे। तो जा कर दो भाई। हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय हों तो, और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दी जाए, तो किसी भी बच्चे को 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एक अच्छे विद्यालय में जाने के। अगर बिहार में हमारा पहला लक्ष्य है कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाए। एक नेतरहाट लोग लगेगा कि भाई ये कैसे होगा,
एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा आईएएस आईपीएस बने हैं, वो भी सरकारी विद्यालय था, बिहार का विद्यालय था। वहां ज्यादातर आर्थिक तौर पर मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के लोग के बच्चे पढ़े हैं। अगर आपको हर प्रखंड में एक नेतरहाट बनाना हो तो करीब करीब उसका खर्चा 17 से 20 हजार करोड़ रुपए आएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं भाई एक दिन में नहीं सुधार होगा, 5 वर्ष, हर साल में एक प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय अपग्रेड करके बनाऊंगा, ताकि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विद्यालय बने। अगर हमने किसी अच्छे व्यक्ति को खड़ा किया है, उससे बेहतर कोई दूसरे दल से खड़ा है, आप उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार सुधरना चाहिए, जनसुराज जीते न जीते बिहार जीतना चाहिए। सियासत की दुनिया में यात्राओं के कोख से कई राजनेताओं का जन्म हुआ, जिन्होंने बदलाव के बड़े नए आयाम खड़ा किए। आज बिहार में भी एक बिहारी की यात्रा और जनसभा खासा चर्चे में है। ये कभी विदेश में नौकरी करते थे, फिर सियासी रणनीतिकार बने, तो किसी नेता को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया, तो किसी को सीएम की कुर्सी तक। आज ये बिहार की यात्रा पर हैं, एक जुनून है इनके पास। हमारे खास साक्षात्कार की ये विशेष मेहमान भी हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, इनका नाम प्रशांत किशोर है। कई सवाल हम इनसे जानेंगे, लेकिन पहला सवाल प्रशांत जी, आप अपने जनसभाओं में हमेशा बड़े हुंकार भाव से कहते हैं सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। नहीं, ये अब मेरा हाँ, दिनकर को आप कोट करते हैं, अब कहना शुरू किया है। हाँ नहीं मतलब पिछले 3-4 सभाओं में ये मैंने कहना शुरू किया जी। और उसकी एक वजह मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 बरस से जब से मैं यहाँ ये यात्रा कर रहा हूँ और यात्रा के कोख से नेता नहीं पैदा हुआ, एक दल पैदा हुआ जिसका नाम है जनसुराज, जिसको 1 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया है और जिसको एक विकल्प के तौर पर अब लोगों ने देखना, समझना, जांचना, परखना शुरू किया है। ये स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं उन सभाओं में वोट अभी भी मैं जनसुराज के लिए नहीं मांगता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि ये बताओ कि भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है? तो लोग कहते हैं भाई हटाना है। फिर मैं पूछता हूँ कि ये बताइए कि मोदी जी के कहने पे वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो लोग बताते हैं नहीं देंगे। मैं पूछता हूँ अच्छा किसी को जंगल राज वापस चाहिए क्या लालटेन का? लोग कहते हैं नहीं चाहिए। फिर मैं कहता हूँ कि कौन बचा? फिर बच गई जनता, क्योंकि लालू, नीतीश, मोदी अगर तीनों ही हट गए तो बचा कौन? जनता। तो मैं फिर दिनकर जी की वो पंक्ति को याद कराता हूँ कि तब दिनकर जी ने ठीक ही कहा था कि भाई सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है, अब आपकी बारी है। आपने ठीक कहा कि यात्राओं के कोख से नेता निकले हैं, ये दल निकला, ये दल निकला। हाँ, ये अलग है। लेकिन एक जो मैं दिनकर की ही पंक्ति को कोट कर रहा हूँ, और बिहार की राजनीति नहीं, पूरे भारतीय राजनीति को अगर देखते हैं उससे वो अछूता नहीं है। हालांकि 50 के दशक में उन्होंने लिखा, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। राजनीति को आप अपनी नजर से कहाँ खड़ा देख रहे हैं? नहीं, मैं दिनकर जी की इन पंक्तियों से काफी हद तक इत्तेफाक रखता हूँ। सामाजिक राजनीतिक जीवन में स्वच्छ चरित्र के व्यक्ति का रहना, सरवाइव करना, आगे बढ़ना बहुत कठिन है। असंभव नहीं है, लेकिन कठिन है। और अक्सर मेरे से भी ये लोग सवाल करते हैं, आप गांधी जी को मानते हैं, गांधी जी को फॉलो करते हैं? तो मैं कहता भी हूँ कि भाई हम लोगों की आज के दौर में हमारी इतनी चारित्रिक शुद्धता, इतनी ताकत नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि मैं गांधी जी को फॉलो करता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उनके बताए हुए रास्ते, उनके बताए हुए जो तरीके हैं उसको फॉलो करें। तो बिल्कुल कठिन है और मैं ये दावा नहीं करता हूं कि हम लोगों में कोई कमी नहीं है, बहुत सारी कमियां हैं, सीख रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नियत ठीक है। नियत बस इतनी है, सोच बस इतनी है कि जिस धरती में जन्म हुआ, जहां हमारे बाप दादा कभी मजदूर रहे, उसी धरती के सरकारी विद्यालय से पढ़कर अगर जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि मैं प्रयास करूं। सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी इसकी कोई महत्ता नहीं है मेरे लिए। मैं आपको बिल्कुल ये बताऊं, मैं रोज कहता हूं लोगों से कि आप ये चर्चा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर सफल होंगे कि नहीं होंगे।
चर्चा आपको ये करनी चाहिए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिहार में, क्योंकि बिहार को सुधारने का जो प्रयास है वो चाहे आप करें या हम करें, आज हो या 10 वर्ष के बाद, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। बिल्कुल। और सुधार की जरूरत क्यों है? इसलिए नहीं कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं, इसलिए नहीं कि हम नीतीश और मोदी और लालू के विरोधी हैं, इसलिए कि 1970-75 के दौर में भी देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार था, और आज भी जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आंदोलन और नारे के 50 साल के बाद भी आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा निरक्षर, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा पलायन वाला राज्य बिहार ही है। तो परिवर्तन तो, बदलाव तो होना ही चाहिए। अब बदलाव करेगा कौन? तो भाई कोई ना कोई बिहार का लड़का करेगा। मैं समझता हूं कि अगर मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी तो किसकी पड़ेगी? रह गई बात सफलता मिलने और नहीं मिलने की, तो मैं बस एक छोटी सी बात बताऊंगा। हमारी माँ, या ऐसे हम लोग हमेशा महाभारत के किस्से सुनाते हैं। महाभारत में अभिमन्यु और अभिमन्यु के चक्रव्यूह भेदने की जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, वो सबसे ज्यादा मुझे लगता है प्रासंगिक और प्रचलित है। हम सब जानते हैं कि अभिमन्यु चक्रव्यूह भेद नहीं पाए। उनको 6 दरवाजे तोड़ने के बाद, जैसा बताया जाता है कथाओं में, सबने घेर कर मार दिया। लेकिन मैं हमेशा लोगों को याद दिलाता हूं कि चर्चा कथाओं में अभिमन्यु के शौर्य की होती है, उनके प्रयास की होती है, उनके वीरता की होती है, उनको घेर कर मारने वालों की नहीं होती है। तो अगर प्रशांत किशोर के इस प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलती है और मेरा सब कुछ खत्म भी हो जाए, तो भी मैं इतना जानता हूं कि इतिहास जब इस दौर का लिखा जाएगा तो इतना जरूर लिखा जाएगा कि एक व्यक्ति प्रशांत किशोर, उसके साथ जनसुराज में जुड़े हुए लोग, उन्होंने बिहार को सुधारने का एक प्रयास किया था। सफलता मिले ना मिले वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। ऐसा नहीं लगता कि ये आप थोड़ा सा संदेश लोगों को गलत दे रहे हैं अभिमन्यु की नहीं बात करके? नहीं, बिल्कुल संदेश गलत। देखिए, कई बार मुझे मेरे नेता बताते हैं कि सर आपको तो पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि हम जीत ही रहे हैं। मैंने एक चीज तय किया है, देखिए, इससे पहले जो आपने मेरा परिचय बताया, चुनाव जीतने के लिए सही गलत हथकंडे नारे जो कुछ भी करना पड़े करो और जीतो, ये काम मैंने 10 वर्ष किया। और कहीं ना कहीं ये आत्म अनुभूति हुई कि भाई अगर मुझे ये शक्ति बुद्धि है, थोड़ी बहुत भी समझ है, और इससे मैं जिन लोगों का, जिन दलों का फायदा करा रहा हूं, इससे समाज में तो कुछ बहुत परिवर्तित नहीं हो रहा है। तो आप जाकर ध्यान से, जो राजनीतिक जीवन या सामाजिक जीवन को जो लोग देखते हैं, वो जाकर ध्यान से देखें। मैंने कब छोड़ा? जब मैं उस विधा में शीर्ष पर था। जिस दिन मैं बंगाल और तमिलनाडु जीता, उस दिन मैंने सार्वजनिक घोषणा की कि अब आगे ये काम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो रहा था कई लंबे समय से कि भाई जो मैं कर रहा हूं, इससे किसी को जिताने में मदद करता हूं, आदमी जीत जाता है, व्यवस्था, वो दल जीत जाता है, लेकिन व्यवस्था आमूल चूल कुछ बदलती नहीं है। फिर मैंने 1 साल का अपने लिए ब्रेक लिया और ये तय किया कि नहीं, अब अपनी क्षमता का उपयोग उस चीज के लिए करूंगा जिसमें सही में परिवर्तन आए। और उसी समय ये भी तय किया कि नहीं, और ये जब मैं प्रयास करूंगा तो सही हो गलत हो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जैसे मैं यहां आकर मैंने कहा शराबबंदी हटा दूंगा। आप तो बिहार के पत्रकार हैं, घर घर लोग बैठ के चर्चा करते हैं कि शराबबंदी फेल है, हटाना चाहिए, लेकिन कैमरे पर कोई नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? कहता है महिलाएं वोट नहीं देंगी, महिलाएं वोट नहीं देंगी। ये मुझे भी मालूम है कि भाई कुछ महिलाओं में गलत संदेश जा सकता है। बावजूद इसके, चूंकि मेरी अपनी राजनीतिक सामाजिक समझ ये है कि नहीं, शराबबंदी समाज के, बिहार के हक में नहीं है, क्योंकि शराबबंदी लागू ही नहीं है। तो चाहे महिलाओं का वोट मिले या न मिले, मैं बोलूंगा यही कि नहीं भाई, शराबबंदी शराब बिहार के लिए ठीक नहीं, इसको हटाना चाहिए। इसी तरीके से मैंने कहा बिहार में भूमि सुधार लागू होना चाहिए। किसी पत्रकार सज्जन ने पूछा कि भाई भूमि सुधार लागू कीजिएगा, ये बात कहिएगा तो सारे सवर्ण आपसे नाराज हो जाएंगे। तो मैंने कहा भाई नाराज होते हैं हो जाए, लेकिन जो बात मुझे सही लगेगी वो कहूंगा। तो अगर मुझे नहीं लगता है कि ये हर हालत में मुझे सफलता मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे प्रयास पर उंगली कोई नहीं उठा सकता है। और अगर ईमानदारी से प्रयास किया गया है तो ऊपर वाला है, कायनात है मदद करने के लिए। मेरे लिए नहीं, बिहार के करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है। अगर कोई ईमानदार प्रयास हो रहा है तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है।
जन सुराज में आपने कोई पद नहीं लिया, जी ठीक है। जी आज आप घूम रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, बिहार की समस्या को बता रहे हैं, ठीक है। तो आप राजनेता हैं, जननेता हैं, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं क्या? लोग क्या समझे? मैं बिहार का एक बेटा हूं जिसकी क्षमता लोगों की नजर में या मेरे खुद के नजर में इतनी है कि मैं एक दल खड़ा कर सकूं बिहार के लोगों को इस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से, जहां लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू को मजबूरी में वोट देना पड़ता है, इस राजनीतिक बंधुआ से मजदूरी से निकालने वाला वो व्यक्ति हूं जो एक व्यवस्था बनाकर लोगों को दे रहा है कि नहीं देखो ये रास्ता है और इस तरीके से तुम इससे निकल सकते हो। कोई संज्ञा देना हो तो बिहार का बेटा देगा। बिहार का बेटा ही, बिहार का वो बेटा हूं जो चाहता है कि बिहार में परिवर्तन हो। बिहार का वो बेटा हूं जो चाहता है कि आने वाली पीढ़ियों को लोग बिहारी कह के गाली ना दे। बिहार का वो बेटा हूं जो वो दिन देखना चाहता है कि बिहार से लोग 10-12 हजार रुपए के लिए बाहर पलायन न करें। बिहार का वो बेटा हूं जो चाहता है कि बिहार फिर से ज्ञान का केंद्र बने, जैसे विक्रमशिला और नालंदा में जो विश्वविद्यालय थे किसी जमाने में, मैं चाहता हूं कि वो धुरी फिर चेंज हो और बिहार शिक्षा का केंद्र बने। लेकिन आप जो काम कर रहे हैं वो तो राजनीति का है। नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं है ये। आप जब कह रहे हैं राजनीति, तो राजनीति का काम कर रहे हैं तो आपको पहले ये समझना है कि राजनीति की परिभाषा क्या है। ठीक है। राजनीति की परिभाषा सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं है। राजनीति का मतलब सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। जी। कई लोगों को लगता है भैया चुनाव तो नहीं लड़िएगा तो फिर आप लोग ये बताते हैं कि सत्ता में नहीं आएगा तो परिवर्तन कैसे कीजिएगा। मेरा उनको तर्क ये है, जवाब ये है कि इस देश में जो सबसे बड़े नेता जितने भी हुए वो तो सब आजादी से पहले थे, उनको आप बड़ा नेता मानते हैं। उसमें से ज्यादातर नेता न कभी चुनाव लड़े, न कभी एमपी एमएलए बने। जी। तो क्या उन्होंने समाज की धारा को नहीं बदला? क्या समाज की सोच को उन्होंने प्रभावित नहीं किया? क्या उन्होंने समाज में सुधार का काम नहीं किया? समाज को सुधारने के लिए, नई दिशा देने के लिए, सही दिशा देने के लिए आपको एमएलए एमपी होना जरूरी नहीं है। चुनाव भी एक राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन वो एकमात्र पहलू नहीं है। प्रशांत किशोर के लिए एमएलए बनना, एमपी बनना कोई लक्ष्य नहीं है और उसकी कोई महत्ता नहीं है। अब इसको आप प्रत्यक्ष में देखिए। आप बिहार में राजनीति को कवर कर रहे हैं बहुत क्लोजली। पिछले 15 साल में यहाँ बुजुर्गों का, विधवाओं को, दिव्यांगों को 400 रुपया ही मिलता है। अभी 1100 रुपये 400 रुपये पेंशन मिलता है अभी तक। 12-13 साल हो गए, उसमें 1 रुपए की भी वृद्धि नहीं हुई। 2-3-2.5 बरस से एक आदमी, मैं सिर्फ चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं कि भाई ये भीख से भी बदतर है। 400 रुपया इस महंगाई के जमाने में दे रहे हो। और पहला जो जन सुराज जब दल बनने की प्रक्रिया चल रही थी, जब मैं पदयात्रा कर रहा था, आप मेरे भाषण उठा के देख लीजिए, मैं उसमें पहला, पलायन से भी पहले मैंने कहा कि पहला संकल्प ये है कि जो बूढ़े समाज में लोग हैं, जो दिव्यांग हैं, इनको 400 रुपया नहीं 2000 रुपया मिलना चाहिए। इसका प्रभाव देखिए क्या है। आज हम कुछ भी नहीं है, जन सुराज कुछ भी नहीं है, होगा नहीं होगा वो भविष्य के गर्त में है, लेकिन बिहार में लाखों लोगों को 1100 रुपए पेंशन हो गया। लोकतंत्र में ये जन समूह की ताकत है, ये सही सोच की ताकत है। आज किसी ने, वायर में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि प्रशांत किशोर इज मोर लाइक ए प्रेशर ग्रुप देन पॉलिटिकल पार्टी। मेरा क्रिटिसिज्म लिखा है, चलो भाई अगर मेरे प्रेशर ग्रुप होने से ही लाखों लोगों को 400 के मुकाबले 1100 मिलने लगे तो मैं एमएलए नहीं बनना चाहता हूं, मैं प्रेशर ग्रुप ही बन के रहना चाहता हूं। नहीं ठीक है, वो तो आप तो विद्वान आदमी है, ऐसे भी पॉलिटिकल साइंस की किताबों में यही रहता है कि छोटे दल जो है वो दबाव समूह की तरह काम करते हैं। हालांकि अभी तो दल बने हैं। हाँ जी। ठीक है, अगर जन सुराज को सफलता मिल जाती, ठीक है, हम लोगों की बात भी हो रही थी, तो भाई इतनी सीट या इतनी सीट कोई आर पार, तो जन सुराज की तरफ से मुख्यमंत्री कौन होगा? मुझे लगता है कि जैसे आपने ये सवाल, मैं हाइपोथेटिकल ही है, मैं उसको ऐसे नहीं कहूंगा कि हाइपोथेटिकल तो नहीं बताऊंगा। जैसे अगर दल जब बना, दल बनने से पहले लोगों ने पूछा इसका अध्यक्ष कौन होगा, मनोज भारती आए जी, और किस क्रेडेंशियल के व्यक्ति हैं, किस चरित्र के व्यक्ति हैं। लोग कह सकते हैं भाई बहुत राजनीतिक प्रभाव नहीं हो, किसी ने लिखा कि इनसे कितना दलित वोट मिलेगा, तो भाई दलित वोट उनसे मिले ना मिले, लेकिन मनोज भारती गलत व्यक्ति नहीं है, चोर नहीं है, बिहार के बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, देश में बिहार के लिए का नाम ही रोशन किया है, नाम नीचे नहीं किया है। उसी तरीके से आपने पूछा होता राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, तो उदय सिंह का नाम
निकल के आया है, वो चर्निंग से ही आया है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर दल जीत कर आएगा तो लोग बैठेंगे और चुनकर निकाल लेंगे कि कौन व्यक्ति है जो इसको लीड करना चाहिए। 2020 के बाद प्रशांत किशोर उसके ना दावेदार हैं और ना ऑटोमेटिक चॉइस है। मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष, तो लोग कह रहे कह न रहे हैं, बनेंगे यही। फिर लोग कह रहे भाई राज्य का अध्यक्ष बना दिया है, नेशनल तो खुद ही बनेंगे, चलाएंगे खुद ही। लेकिन नेशनल भी कोई दूसरा बना है जी। और इसी तरह लोग अभी भी यही कहेंगे, कह रहे भाई कुछ भी हो करेंगे तो यही। ऐसी बात नहीं है, लेट पीपल डिसाइड। और अगर उतने काबिल लोग जीत कर आएंगे समाज की ओर से तो उनमें क्षमता है कि वो चुन लेंगे कि किसको बना दिया। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद प्रशांत किशोर यहाँ की जो भी जन आंदोलन आप मैं 2 मई नहीं, मैं आया हूँ 2 मई 2022 को। जी हाँ, मतलब 2020 के बाद। तो आपको क्या लगता है कि आजादी के बाद 2020 तक विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे पे वोट पड़े? क्या देखिए जनता, मैं आपको बता रहा हूँ मुद्दा क्या था? मुद्दा, अगर ये तो बहुत आप बड़ा सवाल आप नहीं, पूछ मैंने रहे हैं कि उसको क्योंकि थोड़ा आजादी संक्षेप के बाद अगर आप पूछेंगे, अगर इधर का मैं बिहार जब के आप मैं नीतीश आपको कुमार के मैं रणनीति आपको का- बता दे रहा हूँ, मैं जी। बिहार की राजनीति को 3 दौर में बांटता हूँ। एक 1950 से लेके 1967 तक, जब जी, यहाँ पर पहली बार राजनीतिक मैं कहूंगा उथल पुथल शुरू हुआ, जी, समाजवाद के नाम पर या सामाजिक न्याय के नाम पर कर्पूरी जी के लीडरशिप में। तो एक दौर है 67 तक, एक दौर है 67 से 90 तक। 90 में फिर हुआ लालू नीतीश का उदय, और 90 से लेकर एक दौर है 2014 तक। फिर नरेंद्र मोदी का जहां से उदय हुआ वो एक अलग दौर है 14, उसके बाद से बिहार के। तो ये 4 अलग अलग दौर है। जो पहला दौर था 67 से पहले का, वो तो निश्चित तौर पर उस समय विकास के नाम पर ही वोट पड़ा होगा, और चूंकि आजादी कांग्रेस ने दिलाई थी तो कांग्रेस को वोट पड़ा। 67 से 90 तक की राजनीति सबसे इंटरेस्टिंग है बिहार में, जिसको ज्यादा लोग जिसकी चर्चा नहीं करते हैं। ये सबसे उथल पुथल का दौर रहा। कई मुख्यमंत्री 13-13 दिन, एक दो नहीं, 34 अलग अलग सरकारें बनी है उस 23 साल में। 5 बार गवर्नर रूल लागू हुआ, कोई 6 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना। और यही वो दौर है जिसने बिहार को दूसरे राज्यों के मुकाबले विकास में पीछे किया। 90 में फिर लालू जी आए, तो निश्चित तौर पर वोट निश्चित सामाजिक न्याय और लालू जी का जो जातियों का समीकरण था उसके आधार पर पड़ा। और ये नीतीश के दौर में भी चलता रहा है। फिर जब परिवर्तन आया है वो 2013-14 में आया, जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, तो लोगों ने जातियों से अलग हटकर धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, मोदी के नाम पर वोट किया। तो आप अगर देखेंगे किस दौर में क्या हुआ है, तो विशुद्ध जातियों के नाम पर जो वोट है वो 90 से 2015 तक का 5 तक आप कह सकते हैं, उसमें जातियों का प्रभाव ज्यादा रहा वोटिंग पैटर्न पर। आज क्या है, जाति की छाती पे राजनीति यहाँ नाचती है? नहीं है। मेरी बात सुन लीजिए, ठीक है। जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान अभी लोजपा चलाते हैं, उनमें भी बंटवारा हो गया। जो 6% वोट का एक रेशियो चलता है, उसके सहारे उनकी राजनीति होती है, ठीक है। 2020 के चुनाव में अलग हो गए, आज फिर वो खड़े हैं। तो जो अब तो यहाँ जाति आधारित राजनेता हैं, जाति जनगणना करा दी गई। जाति आधारित नेता हैं, पब्लिक नहीं है। आपने चलिए चिराग पासवान का उदाहरण लिया, उसी को पकड़ लेते हैं। चिराग जी को 2 बार एनडीए गठबंधन में 100% सफलता मिली है एमपी चुनाव में। वो सिर्फ 6% वोट नहीं है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पासवान उनके साथ है, ये अगर आप कहना चाह रहे हैं, वही चिराग जी उसी गठबंधन में जब विधानसभा चुनाव लड़े हैं तो उनका एक एमएलए नहीं जीता है। क्यों नहीं जीता? 2015 का चुनाव देख लीजिए, 2020 का दो विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान जी जब थे तब भी, और उसके बाद जब चिराग जी ने अलग होकर लड़ा तब भी कोई विधानसभा में सफलता नहीं मिली। जो मैं आपको कह रहा हूं कि 14 के बाद जो दौर चल रहा है वहां पर मुख्य मुद्दा ये है लालू के पक्ष और लालू के विरोध का मामला, कि भाई आप लालू के पक्ष में है कि लालू के विरोध में है। 90 के बाद बिहार की राजनीति की धुरी में लालू यादव सबसे प्रमुख चेहरा है, सबसे बड़ा फिनोमेना है। जो लोग कहते हैं कि बिहार में जाति पर वोट पड़ता है, मैं उनसे कह रहा हूं कि भैया ये बता दो कि मोदी के जाति का बिहार में कितना आदमी रहता है? उसने फिर मोदी को वोट दिया क्यों? किसने दिया मोदी को वोट? अगर मोदी जी की जाति का कोई बिहार में रहता ही नहीं है, और आप एक और कह रहे हैं कि हर आदमी जाति पर ही वोट दे रहा है, तो मोदी को वोट दिया किसने? मोदी को वोट लोगों ने दिया धर्म के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, या सबसे ज्यादा इस नाम पर कि भैया लालू नहीं रहना चाहिए, कोई भी आए,
तो जाति एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन जाति एकमात्र फैक्टर नहीं है। और कौशलेंद्र जी, मैं आप जैसे सीनियर पत्रकारों को इस पर कहना भी चाहता हूं कि इस बात को कहना आप लोग बंद कीजिए कि बिहार में जाति पर ही सब कुछ होता है, क्योंकि अगर बिहार में सब कुछ जाति पर होता है तो आप मुझे बताइए कि आंध्र प्रदेश में क्या कापू, कम्मा, रेड्डी की राजनीति नहीं होती है? क्या कर्नाटक में वोकालिगा और लिंगायत की राजनीति नहीं हो रही है? क्या खाम थियरी जो गुजरात में है, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम, वो बिहार में जन्मा? क्या पटेलों की राजनीति बीजेपी नहीं करती है गुजरात में? मेरे भाई, जाति की राजनीति हर जगह है, लेकिन जाति वहां पर तो आप जाकर ये नहीं कहते हैं। आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में तो जाकर आप नहीं कहते हैं ये बात को कि भैया यहाँ तो खाली जाति ही है। चूंकि बिहार पिछड़ गया विकास के दौर में, तो एक ये क्लीसेड बन गया है, आसान तरीका, एक्सप्लेनेशन बन गया है कि बिहार क्यों पिछड़ा है। अरे भाई, सब कुछ जाति पर होता है। अगर बिहार में सब कुछ जाति पर ही होता तो 1984 में यहाँ कांग्रेस कैसे जीत जाती? 1989 में यहाँ बीपी सिंह के जनता दल कैसे जीत जाता? 2014 में मोदी कैसे जीत जाते? 2019 में मोदी विधानसभा चुनाव मैं अच्छा, चलिए विधानसभा में आ जाइए। विधानसभा चुनाव में ये कई बार लोग सवाल करते हैं। विधानसभा चुनाव में आपको याद होगा, दो सबसे बड़ी सफलता लोगों को कब मिली है? 2015 में नीतीश कुमार को भाजपा के गठबंधन के साथ 206 सीट मिला था। ठीक है, उस समय एक साइड थे नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग, दूसरे साइड लालू जी, कांग्रेस और रामविलास जी साथ में थे गठबंधन में। बावजूद लालू जी, रामविलास जी और कांग्रेस के एक, और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी 206 सीट नीतीश जी को और भाजपा गठबंधन को मिला। क्यों मिला? लोग कहेंगे जातियों का बड़ा समीकरण था। मैं बता रहा हूं, 206 मिला 2010 में। वही गठबंधन 2020 में चुनाव लड़ा, नीतीश जी और भाजपा साथ में। इस बार मोदी जी भी थे, अमित शाह भी थे, संघ भी था, केंद्र में भाजपा की सरकार भी है। और सामने से इस बार लालू जी के बजाय उनका लड़का तेजस्वी यादव, लालू जी की उम्र भी हो गई, कांग्रेस भी कमजोर हुए और रामविलास जी तो थे ही नहीं। इसके बावजूद 120 सीट एनडीए को नहीं मिला। क्या फर्क हुआ? क्या 2010 में जिन जाति समूह ने एनडीए को वोट दिया था वो बिहार छोड़कर चले गए? नहीं। 2010 में सफलता इसलिए मिली थी, आपको याद है कि बिहार का बच्चा बच्चा ये कह रहा था कि पहले टर्म में नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया था, काम होता लोगों को दिखा था। तो काम भी था और जातियों का समीकरण भी था, लालू के प्रति गुस्सा भी था, तो 206 सीट आया। वही नीतीश कुमार और भाजपा जब 2020 में कोविड के बाद लड़े तो लोगों को परेशानी दिखी, सुशासन की पोल खुल गई, तो उसी नीतीश कुमार और भाजपा को 206 छोड़िए, 150 छोड़िए, 120 सीट लाने में दम निकल गया। तो जाति समूह तो वही है जो कि 2010 में थे, समीकरण वही है, लेकिन सीटों की संख्या 206 से घटकर 120 हो गई। तो मैं फिर वही दोहराऊंगा, जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन एकमात्र पहलू नहीं है। जातियों एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जाति आधारित वोट करता है, लेकिन 100% वोट सिर्फ जाति पर पड़ता है ऐसी बात नहीं है। सुशासन बनाम जंगल राज, फिर से एक बार जंगल राज खड़ा करने की बात, जो नीतीश सुशासन की बात करते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ ये इनके बारे में बताते हैं कि जंगल राज है। जन सुराज के नेता या जन सुराज के जो कार्यकर्ता कह लीजिए, बिहार का बेटा कह लीजिए, वो लगातार यात्राओं कर झंझारपुर जैसे जगह पे आप जा रहे हैं, भारी भीड़ जुट रही है और जगहों पे आप जा रहे हैं, आप अपने को खड़ा कहाँ पाते हैं? देखिए, ये बात जब मैंने पदयात्रा शुरू की तो मैं ये सवाल गांव में पूछता था कि लालू के राज में और नीतीश के राज में क्या फर्क है, आज के नीतीश के राज में क्या फर्क है। और इसका एक बड़ा एनेक्डोटल मुझे एक आदमी ने, एक नाई ने इसका जवाब दिया, जिसको मैं लगातार कोट करता रहा हूं। लोगों ने एक गांव में कहा कि भैया ये सवाल का जवाब तो यही देंगे, हजाम सैलून चलाते हैं, बड़ा राजनीतिक तौर पर होशियार हैं, यही बताएंगे। अच्छा। उसने जो बात कही मैं 3 साल से दोहरा रहा हूं। उसने कहा कि भैया लालू के राज में और नीतीश के राज में फर्क कुछ नहीं है, जनता का हजामत तो दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क बस इतना ही है कि लालू जी के राज में हजामत अपराधी सब बना रहा था और नीतीश के राज में जनता का हजामत अधिकारी सब बना रहा है। लालू जी के राज में जो अपराधी था वो गन लगाकर लूटता था और नीतीश के राज में जो अधिकारी है वो कलम लगाकर लूट रहा है। लालू जी के राज में अपराधी जो है वो, ये उसके साथ है, मेरे नहीं है। लालू के राज में अपराधी जो है वो रात में लूटता था अंधेरा होने के बाद, नीतीश के राज में तो दिने में अधिकारी लोग लूट रहे हैं। और जैसे लालू के राज में जो अपराधी था वो डरता नहीं था,
क्राइम कर दिया, कहता भाई जो करना है कर लो। उसी तरीके से नीतीश के राज में अब स्थिति है कि भैया अधिकारी लोग लूट रहा है, कहता जाओ जिसको कर रहा है कर दे, कहता नीतीश के जनता दरबार में जाएंगे, मुख्यमंत्री के दरबार में, कहता जाना है जाओ, लेकिन पैसा तो लेबे करेंगे। तो मुझे ये बात बहुत जची, और उसके बाद जो मैं 2 साल चला हूं तो इस बात को मैंने दोहराया भी है और लोगों ने इसका मोटे तौर पर समर्थन भी किया है कि बहुत फर्क नहीं है। आज के नीतीश की जो सरकार है कई मायनों में ये लालू जी के भी सरकार से बदतर हो गई है, बिल्कुल। आपने दोनों को बहुत नजदीक से देखा है, लड़ाई आपकी दोनों से, दोनों को बहुत नजदीक से देखा है, लालू प्रसाद यादव को भी देखा है और नीतीश को भी देखा है, जब आप कभी साथ थे तब, हम उसकी बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, लालू जी को तो मैंने देखा है एज ए सिटीजन, क्योंकि मैं यहाँ तब पढ़ता था साइंस कॉलेज में, तब नौकरी करता था, तो मैंने देखा लालू जी का राज। और नीतीश जी का राज मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैं उस समय बिहार में 10 साल में शुरू में नहीं था, लेकिन हाँ मैं जब 14 में आया तो उन दोनों को साथ में देखा, साथ में किया मैंने एक साथ, क्योंकि हम तो उस समय पत्रकारिता करते थे और लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल को 95 और 96 के बाद से कवर, हाँ बिल्कुल, बाद में इनको हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि एक बड़ा ही समाजवाद को लेकर के आदम गोंडवी कभी मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ करते थे, तो कुछ दिन पार्टी में रहने के बाद उन्होंने एक कविता लिख दी, पक्के समाजवादी है तस्कर हो या डकैत। पहले तो उन्होंने लिखा काजू भुना प्लेट में विस्की गिलास में, राम राज उतर आया विधायक निवास में। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, बड़ा ही जोर है खादी के लिबास। हम उसमें भी नहीं जाना चाहते, हम ये जानना चाहते हैं कि बहुत नजदीक से दोनों के व्यक्तित्व को, दोनों के राजनीति करने के पहलू को, ढंग को आपने देखा जी। तो अगर दोनों में से आपको किसी को नंबर देना हो कि हाँ हम इन्हें नंबर इतना दे, इतने जैसे आप मुख्यमंत्री का सर्वे चल रहा है तो प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे खड़े हैं बिहार में, ठीक है, आपने 2 साल यात्रा की, लोगों के बीच जा रहे हैं, लेकिन सर्वे यह कह रहा है कि आप दूसरे तौर पे लोकप्रिय नेता हैं मुख्यमंत्री के पद के लिए। तो दोनों में आप देखते कहाँ, दोनों समाजवादी अपने को कहते हैं। देखिए जी, मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई जिसको मैंने जीवन में बड़ा मानता हूँ जी, जब किसी व्यक्ति से मिलो, किसी बड़े व्यक्ति से, बड़ा मतलब किसी भी क्षेत्र में जी, तो दुनिया ये देखती है कि इसमें कमी क्या है, तुम्हें ये देखना चाहिए कि उस व्यक्ति में अच्छाई क्या है जी। तो जब भी मैंने जो अपना काम किया है 10 साल बड़े बड़े नेताओं के साथ, सो कॉल बड़े नेताओं के साथ, तो मेरी कोशिश रही कि ये देखूं कि इसमें अच्छा क्या है। तो कई बातें लालू जी में बहुत अच्छी है, और जो मैं मन से कहता हूं, बिहार में सामाजिक तौर पे जो पिछड़े लोग हैं उनको लालू जी के राज में आवाज और सम्मान मिली, इस बात को कोई भी इनकार नहीं कर सकता, और इस बात के लिए लालू जी का सम्मान होना चाहिए। मैं मन से कहता हूं, उनका विरोधी होने के बाद भी मैं मन से कहता हूं, लोगों से कहता हूं, भाई बिला है तुम्हें सम्मान, और ये जाके देख लीजिए वीडियो निकाल के, उनके लड़के नहीं कहते होंगे, हम कहते हैं। लेकिन लालू जी ने जिस समाज को आवाज दिया, सम्मान दिया, उसी समाज के बच्चों को उन्होंने शिक्षा नहीं दी। उस ना सर वो तो गिमिक था, मतलब उस समाज के, मेरा कहने का मतलब यह है कि उस समाज के बच्चों के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई फर्क नहीं आया। उस समाज को उन्होंने भूमि सुधार के जरिए मदद नहीं की, उस समाज को पूंजी रोजगार नहीं दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं दिया, अभी जातिगत जनगणना हुई है, तो 30 वर्ष के लालू नीतीश के राज के बाद सामाजिक न्याय के आंदोलन, शासन पक्ष विपक्ष में रहने के बाद भी जो आंकड़े आए, उसको शायद आप लोगों ने भी नहीं ध्यान से देखा, सिर्फ 3% दलित समाज के बच्चे ही आज बिहार में 12वीं पास करते हैं। आज भी 5% से कम अति पिछड़ा समाज के, अब ये सुनिए, 5% से कम अति पिछड़ा समाज के बच्चे ही बिहार में आज भी 12वीं पास कर रहे हैं। 7% से कम मुस्लिम समाज के बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं। तो मैंने इसीलिए कहा कि लालू जी ने जिनको अति पिछड़ा और मुस्लिम, ये सब 7% से नीचे हैं। बिहार में टोटल 15% लोग ही 12वीं पास करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें। तो ये देखिए, यही होता है। जातिगत जनगणना हुआ, लोगों ने हल्ला मचाया, राजनीतिक इम्प्लीकेशन पे चर्चा हुई, कोई ये नहीं देखा भाई जातिगत जनगणना में निकल कर क्या आया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि लालू जी ने, नीतीश जी ने जो सामाजिक न्याय की बात कही, अगर आपने 30 वर्ष राजनीति आपके शासन के बाद 5% अति पिछड़ा ही 12वीं पास कर रहा है, अब वोट भी वही, तो इसका मतलब है कि आपने उसको आवाज दिया, रिजर्वेशन दिया, लेकिन उसको पढ़ाया नहीं। यही बात अब आ जाइए भूमि पर। 90% जमीन बिहार में सिर्फ 8 समाज के लोगों के पास है।
बाकी में सब हैं। इसका मतलब आपने भूमि सुधार नहीं लागू किया। 8 कौन कौन लोग हैं? 8 जातियों का नाम आप ले लीजिए, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, कुर्मी। यादव, कुशवाहा, कुर्मी, वैश्य और मुसलमान। 90% जमीन 90% जमीन इन्हीं के पास है। तो जिन समाज के लोगों को आपने आवाज दिया, सम्मान दिया, उसको आपने शिक्षा और भूमि का अधिकार नहीं दिया, उसको रोजगार नहीं दिया, इसलिए लालू जी की शिकायत होनी चाहिए। अब आइए नीतीश कुमार पर। नीतीश कुमार ने सुशासन के नाम पर क्या किया है? सड़क, बिजली बनाई है। और हर भाषण में मैं कहता हूं भाई, नीतीश के इस भ्रष्ट बिहार में चाहे तुम्हारा बिजली बिल गलत आ रहा है, 1000 आ रहा है, 4000 आ रहा है, लेकिन घर घर बिजली आया है कि नहीं आया? बिल्कुल आया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। स्टेट और नेशनल हाईवे सुधरा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन नीतीश कुमार की सबसे बड़ी शिकायत मेरी ये है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री के काल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, जब भी इनका कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो ये इसका काला अध्याय होगा। क्यों? कल एक अच्छी सरकार आ जाए, सड़क टूटी है, सड़क सुधर जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ा है, उसको ठीक कर लिया जाएगा, लेकिन जो 2 पीढ़ियों के लोग सफर कर इस ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब आप उनको दोबारा पढ़ा नहीं सकते हैं। उनको शिक्षित समाज के पीछे ही जीवन भर चलना पड़ेगा। तो मेरा विरोध जो है वो इसलिए नहीं कि ये नीतीश है, ये लालू है। आपने पूछा है तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली मैंने उनका पॉजिटिव साइड भी बताया और क्या उनकी सबसे बड़ी गलती है वो भी बताया। तो नंबर लालू जी को ज्यादा नहीं, मैं उनको, देखिए नंबर तो आप ऐसे हुआ कि गावस्कर और तेंदुलकर को कंपेयर करके नंबर देने की बात कर रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि लालू जी का प्लस क्या है, उनका माइनस मेरी नजर में क्या है जी। और नीतीश जी का प्लस क्या है और माइनस क्या है। अच्छा, प्रशांत किशोर की पार्टी का लोगो है, उस पे 2 चित्र है जी एक गांधी का, एक अंबेडकर का। जी दोनों को मानने वाले लोग अलग अलग हैं। जी मुझे जहां तक पता है राजनीतिक जीवन में दोनों का आपसी बहुत ज्यादा पटा नहीं। तो ये पहली बार देखे कि अंबेडकर और गांधी को एक साथ लेकर चलने का क्या मतलब। बिल्कुल, बहुत मतलब मुझे खुशी है कि आपने गंभीरता से उस चीज को एनालाइज किया है, क्योंकि एकमात्र जनसुराज ऐसा दल है इस देश में वही तो कह रहे हैं जो गांधी और अंबेडकर को एक साथ लेकर चल रहा है। और यही 2 क्यों लेकर चल रहा है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लोगों को क्योंकि हमने जब शुरुआत की थी तो सिर्फ गांधी का ही चित्र था। लोगों को लगता है कि अंबेडकर का इसलिए लगाया है कि इनको दलित वोट चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जनसुराज की विचारधारा के आधार पर हमारी लड़ाई भाजपा से है। बिल्कुल इसको स्पष्ट मान लीजिए, विचारधारा के आधार पर अगर लड़ाई की बात हो तो हमारी लड़ाई सीधे तौर पर भाजपा से है। अब भाजपा से थोड़ा समझा भी दें उसको। नहीं, मैं बता रहा हूं। अब विचारधारा के आधार पर भाजपा से कौन लोग लड़ रहे हैं, इसको अगर आपको जानना समझना है तो आप ये देखिए कि भाजपा को कौन लोग वोट दे रहा है और कौन नहीं दे रहा है। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं। भाजपा को औसतन 40% वोट मिलता है वहां पर जहां वो चुनाव लड़ते हैं। देश के स्तर पर उनको 35% वोट मिला है, क्योंकि वो 543 नहीं लड़ते हैं। तो इन कंटेस्टेड सीट भाजपा गेट्स अबाउट 40% वोट। इसका मतलब है कि आधे हिंदू, करीब करीब आधे हिंदू भाजपा को वोट करते हैं, क्योंकि मुसलमान से तो न वोट मांगते हैं न मुसलमान उनको देता है। अब इसको समझने वाली बात है, 80% हिंदुओं वाले आबादी के इस देश में भाजपा को अगर आधे हिंदू वोट कर रहे हैं तो हमारे आपके लिए समझने की बात है कि कौन से हिंदू हैं जो भाजपा को वोट नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उसको जाति के नजरिए से देखते हैं कि दलित नहीं दे रहा है, यादव नहीं दे रहा है। मैं कहता हूं नहीं, ये गलत बात है, क्योंकि बहुत सारे यादव भी वोट दे रहे हैं भाजपा को, बहुत सारे दलित भी वोट दे रहे हैं भाजपा को। आप ध्यान से एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू, जो गांधी को मानने वाला हिंदू है वो भाजपा के आज के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखता है। जो अंबेडकर राइट है, अंबेडकर बाबा साहब को मानने वाला है, वो भी भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, वो चाहे किसी जाति का हो। जो लोग कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी किसी भी दल जाति के हों, वो भाजपा को नहीं मानते हैं। और जो समाजवादी हैं, लोहिया और जयप्रकाश को मानने वाले हैं, वो भी किसी जाति के हों, भाजपा को नहीं मानते हैं। इन 4 विचारधारा के मानने वाले हिंदू ही आज भाजपा से विचारधारा के आधार पर लड़ रहे हैं। तो हमने ये कहा है कि अगर इन 4 विचारधारा को मानने वाले हिंदू मुसलमानों के साथ मिलकर सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना लें तो वो 60% आबादी हुई और उससे आप भाजपा से लड़ाई लड़ सकते हैं।
ये MOI से नहीं लड़ सकते, हम जो फॉर्मूला बता रहे हैं उससे आप लड़ सकते हैं। अब आप कहें कि 4 के बजाय 2 ही इसमें फोटो क्यों है? इसलिए कि कम्युनिस्ट तो पहले से पार्टी है, तो हम लेनिन और मार्क्स का तो पिक्चर लगा नहीं सकते हैं, उस पर तो उनका अधिकार है। उसी तरीके से समाजवाद, लोहिया और जयप्रकाश के भी सो कॉल्ड यहाँ पर अनुयायी लोग हैं जो दल चला रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड हो या राजद, तो समाजवादी दल नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और यहाँ पर नीतीश जी ये दावा कर सकते हैं कि हम लोग कुछ जयप्रकाश जी को, लोहिया जी को मानते हैं, इसलिए इनका चित्र नहीं लगा है। बच गए 2 तो इसलिए दोनों का पिक्चर लगा हुआ है। तो अगर पिक्चर लगा हुआ है तो ऐसे हवा में नहीं है, क्योंकि हम लोग की सोच है कि गांधी और बाबा साहब के विचारधारा के मानने वाले लोगों को एक साथ अगर मुसलमानों के साथ जोड़कर लाया जाए तो एक बड़ी लड़ाई भाजपा से लड़ी जा सकती है। अब आपने ये कहा कि उन दोनों में मतभेद था, बिल्कुल रहा होगा, कई मुद्दों पर रहा होगा, लेकिन आज जो भी अम्बेडकराइट है उसको आप बुलाइए और उससे ये पूछिए कि भाई तुम्हें गांधी और भाजपा में चुनना है तो किसको चुनोगे? तो कहेगा नहीं, कितना भी हो तो हम तो गांधी के साथ ही चुनेंगे। ये सिर्फ ये नहीं कह रहा, ये तो बाबा साहब ने भी कहा। बाबा साहब तो संघ में नहीं थे, बाबा साहब के सामने विकल्प था, वो संघ में भी हो सकते थे, कांग्रेस में गांधी के साथ भी रह सकते थे। अपने सारे मतभेदों के बाद भी बाबा साहब गांधी के साथ थे, RSS के साथ नहीं थे। 57% युवा है, आपके आंकड़े कितने? 57%। हाँ, वो तो रहता ही है। बिहार में जैसे नौकरी की बात चली तो बीच में लोगों ने कंपटीशन करना शुरू कर दिया। कुछ दिन सरकार में तेजस्वी यादव थे तो ये कहने लगे कि हम दिए और वो दिए। प्रशांत किशोर बिहार में नौकरी पैदा कैसे करेंगे? पहली बात तो ये जो लोग कह रहे हैं, इनसे बड़ा मूर्ख या इनसे बड़ा कोई झूठा हो नहीं सकता है। एक आंकड़ा आप अपने दर्शकों को बताइए। बिहार में चपरासी से लेकर मुख्य सचिव तक, संविदा कर्मी इंक्लूडेड, टोटल 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरियों में हैं। ध्यान रखिए इस बात को, 23.25 लाख लोग ही सरकारी नौकरी बिहार में करते हैं, जो हुआ 1.97%, करीब करीब 2% लोग सरकारी नौकरी में हैं। देश के स्तर पर 3% लोग सरकारी नौकरी करते हैं। अब ये ऐसा मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, कहता है हम 5 लाख नौकरी दे दिए। तो भाई 23 लाख टोटल आदमी नौकरी कर रहा है, तुम 5 लाख तुम ही दे दिए, लड़ रहे हैं कि हम दिए कि तुम दिए। मैं ये कह रहा हूं कि भाई किसी ने दिया, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, इतने बड़े तुम बकवास जो कर रहे हो। जिन 5 लाख लोगों को नौकरी मिली है, सरकार उसका नाम और नंबर जारी कर दे कि भाई ये 5 लाख लोग हैं जिनको नौकरी, उसके बाद हम लोग तय कर लेंगे कि नीतीश ने दिया, कि तेजस्वी ने दिया, कि भाजपा ने दिया। अरे भाई तुम जारी तो करो कि कौन से 5 लाख आदमी को नौकरी दिए हो। टोटल फर्जी बात है मेरे भाई। जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई उसमें नए लोगों को नौकरी नहीं मिली, वो जो पहले से नियोजित शिक्षक थे उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिला। वो सर्विस कंडीशन को चेंज करने को नई नौकरी नहीं कहते हैं, उनको सेम सैलरी मिल रही है जो पहले मिल रही थी। जो बाकी नए लोगों को नौकरी मिली उसमें आधे से ज्यादा इस राज्य के बाहर के लड़कों को मिली। आप रोज लोग डोमिसाइल के नाम पर हल्ला मचा रहे हैं, लड़के नीचे जाकर देख लीजिए। तो इन लोगों को कोई ज्ञान, मतलब सरस्वती से तो भेंटे नहीं है सब इन लोगों को, कि भाई तुम कह रहे हो कि 5 लाख तेजस्वी कह रहा है हम दे दिए, नीतीश के वो तो बोल खुद नहीं रहे, सरकार वाले ऐड कर रहे हैं कि हम दे दिए, सम्राट चौधरी मुरेठा बांध के कह रहा है हम दे दिए। अरे भाई 1 मिनट रुक जाओ, पहले वो 5 लाख लोगों का नाम तो जारी करो, किसको मिला नौकरी बता दो। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी दे देंगे, क्योंकि मेरा उसमें यकीन नहीं है। सरकारी नौकरी देकर आप 13 करोड़ लोगों का जीवन नहीं सुधार सकते हैं। हम लोग का जो फॉर्मूला है कि 15 साल से कम के बच्चे को इतनी अच्छी शिक्षा बिहार में दी जाए कि वो आगे चलकर बड़े होकर व्यवस्था पर बोझ ना बने। 15 साल से 50-55 साल की उम्र के युवाओं को शिक्षित आप फिर से नहीं कर सकते, हम लोग उसको पूंजी देना चाहते हैं ताकि वो रोजी रोजगार कर सके। 4% ब्याज पर लोगों को सस्ता सरकारी गारंटी पर लोन मिले ताकि लोग घर घर रोजी रोजगार कर सके। और तीसरी बात हमने कहा, एकदम सिंपल बात आपको बता रहे हैं कि 55-60 से ऊपर के आदमी को ना पढ़ा सकते हो ना रोजगार दे सकते हो, तो उसको कम से कम 2000 रुपया दो ताकि वो जीवन अपना बेहतर तरीके से, थोड़ा बेहतर तरीके से चला सके। ये बेसिक फंडामेंटल है जनसुराज के डेवलपमेंटल मॉडल का, शिक्षा, रोजगार और सम्मान। अब आप कहिएगा कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को कैसे पढ़ा दोगे, उसका हम लोगों ने पूरा प्लान दिया। ये नहीं कहा कि पढ़ा देंगे, पूरा उसका प्लान दिया, 2 pronged अप्रोच दिया।
कि भाई बिहार में अगर हर प्रखंड में 5 अच्छे विद्यालय हों तो और लोगों को स्कूल बस की सुविधा दी जाए तो किसी भी बच्चे को 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा एक अच्छे विद्यालय में जाने के लिए। तो अगर बिहार में हमारा पहला लक्ष्य है कि हर प्रखंड में 5 नेतरहाट के स्तर के विद्यालय बनाए जाए। एक नेतरहाट लोग लगेगा कि भाई ये कैसे होगा, एक नेतरहाट से 1500 से ज्यादा IAS IPS बने हैं, वो भी सरकारी विद्यालय था, बिहार का विद्यालय था। वहां ज्यादातर आर्थिक तौर पर मध्यम और निम्न वर्गीय परिवार के लोग के बच्चे पढ़े हैं। अगर आपको हर प्रखंड में एक नेतरहाट बनाना हो तो करीब करीब उसका खर्चा 17 से 20 हजार करोड़ रुपए आएगा। इसलिए हम लोग कह रहे हैं भाई एक दिन में नहीं सुधार होगा, 5 वर्ष हर साल में एक प्रखंड में एक नेतरहाट जैसा विद्यालय अपग्रेड करके बनाऊंगा ताकि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में कम से कम 10 विद्यालय बने। बाकी अब 10 वर्ष तक शिक्षा नहीं सुधरेगी तो आपके बच्चे क्या करेंगे। उसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई आज जैसे ही जन स्वराज की सरकार बनेगी, अगर आपके इलाके का सरकारी स्कूल आपके मन मुताबिक नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और उसका एक रेगुलेटेड फीस सरकार की ओर से उस प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर को दिया जाएगा। कुछ लोगों ने कहा, बेवकूफों ने कह रहे तो सब सरकारी सब प्राइवेट में चला जाएगा। अरे बेवकूफ, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप पटना में आपके मान लीजिए आपका बच्चा है, कोई आपको कहे कि आपका बच्चा साइंस कॉलेज में पढ़ेगा कि MIT में पढ़ेगा, सरकार MIT में पढ़ाने का फ्री में पैसा देगी, साइंस कॉलेज में भी पढ़ने का ऑप्शन है, तो आप क्या कहिएगा, नहीं साइंस कॉलेज में पढ़ेगा। अगर कोई आपको कहे आपका बच्चा मेडिकल PMCH से करेगा कि रमैया से करेगा, आप कहेंगे नहीं भैया मेडिकल PMCH से करेगा। दुनिया भर में ये एग्जाम्पल है, अगर सरकारी विद्यालय अच्छे हों तो लोग प्राइवेट के मुकाबले अपने बच्चों को, आप एम्स में जाना चाहेंगे, आप अपोलो में क्यों जाइएगा। तो हम लोग को शिक्षा का सुधारने का सीधा प्लान है कि हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय हर साल बनाया जाए ताकि अगले 10 वर्ष में हर प्रखंड में 10 अच्छे विद्यालय मतलब खाली लिपापोती वाले नहीं, नेतरहाट के स्तर के विद्यालय हो और 10 वर्ष तक बच्चे सफर न करें, इसलिए उनको प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का पैसा दिया जाए। जो 60,000 करोड़ का बजट है शिक्षा का, उसको हम 3 भाग में बांट रहे हैं। 15,000 करोड़ रुपया नई व्यवस्था बनाने के लिए, 15,000 करोड़ रुपया उन बच्चों को जो सरकारी से विद्यालय छोड़कर प्राइवेट में पढ़ना चाहते हैं और 15,000 से 20,000 करोड़ जो अभी की व्यवस्था चल रही है टूटी फूटी, उसको मेंटेनेंस के तौर पर चलाने के लिए। जैसे ठीक, बहुत कुछ आपने बता दिया। लालू जी का सामाजिक न्याय, नीतीश जी का आर्थिक न्याय, तो प्रशांत किशोर का कौन सा न्याय होगा, शैक्षिक न्याय होगा? नहीं, क्या हम लोग समता मूलक समाज की हमारी परिकल्पना है जिसमें राजनीतिक भागीदारी, आरक्षण के साथ साथ शिक्षा, जमीन और पूंजी में जब तक आप सुधार नहीं लाएंगे, उसके बंटवारे में जब तक सुधार नहीं लाएंगे, जब तक समाज के हर वर्ग को राजनीतिक भागीदारी और जो आरक्षण की व्यवस्था अभी है इसके साथ शिक्षा, पूंजी और जमीन में भागीदारी नहीं दोगे, तब तक आपका पूरा उन्नति नहीं हो सकता है। तो हम लोग समता मूलक समाज के इन 5 फाउंडेशनल पिलर पे काम करना चाहते हैं जिसमें राजनीतिक भागीदारी हो, आरक्षण के लिए व्यवस्था हो, जो व्यवस्था अभी चल रही है, उसके साथ साथ समाज के सभी वर्गों को शिक्षा, जमीन और पूंजी में हिस्सेदारी मिले। चलिए 1-2 प्रश्न और लेंगे, लंबा खींच रहा है। फिलहाल सर्वे आ रहा है, आप दूसरे पोजीशन पे आ रहे हैं। हाँ नहीं ठीक है, वो तो आता है और सर्वे आता जाता रहता है। तेजस्वी यादव को सबसे टॉप पे दिखाया जा रहा है कि देखिए, हाँ, मैं उनमें से नहीं हूं जो ये कहे कि भाई सर्वे सब गार्बेज है, क्योंकि हम लोग उसी विधा से आए हैं, तो कुछ तो उसका महत्व है, लेकिन उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, किसने किया है, अगर आप ये मान भी लें कि जो सर्वे है वो ठीक है, तो भी ये क्या दिखा रहा है कि जो लोग 30 साल 35 साल से यहाँ राजनीतिक विरासत, पार्टी, सबसे बड़े नेता होने, सबसे बड़े दल होने का दावा कर रहे हैं, वो एक 9 महीने पुराने खड़ी हुई पार्टी जिसका ना दल है, ना जिसकी जाति है, ना जिसकी विरासत है, उसके सामने अगर आप compete कर रहे हैं तो दिख रहा है कि हवा का रुख किधर है। मतलब आप 40-45 से घटकर 30-35 पर हैं और हम 0 से बढ़कर 17-18 पर हैं, तो डायरेक्शन किधर है वो सामने दिख रहा है। आप तेजस्वी यादव पे इतना हार्ड क्यों बोलते हैं कि कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं जाता नहीं, हम हार्ड नहीं बोलते। हमने आज तक तेजस्वी के 9वीं फेल होने वाली बात छोड़कर अगर कोई स्टेटमेंट दिया हो तो आप बता दीजिए।
आप तो बोलते हैं कि कुछ आता ही नहीं, ना बिल्कुल आंकड़ा का बिल्कुल। ज्ञान है ना तो कुछ है। हाँ उनके, क्योंकि सरस्वती से इन लोगों का कोई लेना देना नहीं। कई लोगों ने कहा भाई आप 9वीं फेल की बात करते हैं। मैं हर भाषणों में ये कहता हूं कि फॉर्मल शिक्षा का आपके विद्वता से कोई सीधा सरोकार नहीं है। बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बहुत होशियार हो सकता है और बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति भी मूर्ख हो सकता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है कि कई बार आपकी सामाजिक राजनीतिक स्थिति है, सामाजिक या आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि आप फॉर्मल एजुकेशन ले पाए। तेजस्वी यादव जब बड़े हो रहे थे, जब बच्चे थे, तो इनके माँ बाप मुख्यमंत्री थे और ये आदमी डीपीएस आरके पुरम में पढ़ता था और वहां से ये आदमी 9वां नहीं पास कर पाया। तो इसका और उसकी पूरी बात सुन लीजिए क्यों कहता हूं। ये दिखाता है कि भाई ये आदमी कितने बड़े विद्वान थे। किसी ने कहा, उसने खुद ने कहा कि मैं तो क्रिकेट खेलता था इसलिए नहीं पढ़ पाया। तो चलिए उन्हीं की बात मान लीजिए। हालांकि लालू जी ने खुद खंडन उसका किया है, लोकसभा में कहा कि मेरा लड़का क्रिकेट नहीं खेलता तो तौली लेके दौड़ रहा है, पानी लेके दौड़ रहा है। ये लालू जी के शब्द हैं। लेकिन मान लीजिए क्रिकेट खेलते थे, भाई क्रिकेट खेले हुए छोड़े हुए भी आपको 20 बरस हो गए, आप वहां से निकल कर आए फिर पढ़ लेते। हम लोग गांव देहात में सुनते हैं, महिलाएं मिलती हैं, अपनी कहानी बताती हैं कि हमारे पिताजी थे, वहां हमको कोई पढ़ने नहीं दिया, पति के घर जब आए, बच्चे जब हमारे थोड़े बड़े हो गए, तब हमने अपना हाई स्कूल किया, तब मैट्रिक किया, तब हमने आईए किया। भैया ये क्या दिखाता है? ये शिक्षा के प्रति उस महिला का सम्मान दिखाता है। इस बात को दिखाता है कि वो महिला समझती है कि बिना सरस्वती के, बिना शिक्षा के उसका या उसके बच्चों की तरक्की नहीं हो सकती है। जब मैं कहता हूं कि लालू तेजस्वी 9th फेल है, तो मैं ये कहता हूं कि भाई इस आदमी को शिक्षा के प्रति इसका नजरिया क्या है। जब सुविधा थी तब नहीं पढ़े, उसके बाद भाई तुम आज पढ़ लो, आज मैट्रिक का एग्जाम पास कर दो। भाई उनकी जो बहनें हैं, लालू जी के और जो बच्चे हैं, सब जानते हैं, कोई मेडिकल का एग्जाम देके मेडिकल डॉक्टर नहीं बना है, सब व्यवस्था से ही मैनेज करके ही बनाए गए। लेकिन कम से कम मेडिकल का डिग्री तो लिया है। भाई कम तुम चोरी करके ही पास करो, कम से मैट्रिक पास तो करो। जब आप वो भी नहीं करते हैं तो ये दिखाता है कि शिक्षा के प्रति आपका नजरिया क्या है। आप समझते हैं कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उन्होंने एक बार विकास दर, उप मुख्यमंत्री थे तो कुछ विकास दर की बात की, तो आपने कहा कि जीडीपी का ज्ञान नहीं भाई, वो विकास दर की, वो आदमी ने कहा कि बिहार का जीडीपी तो सबसे देश में ज्यादा है। तो मैंने ये कहा कि भाई गलती उनकी नहीं है, अफसरों ने तो लिखा होगा कि बिहार का जीडीपी के बढ़ने का दर ज्यादा है। तो जीडीपी तो सबसे कम है देश में बिहार का, लेकिन जीडीपी और जीडीपी के दर का जो फर्क है वो समझने के लिए थोड़ा बुद्धि तो लगाना पड़ेगा। अभी उस आदमी ने कह दिया एलओसी और पीओके, एलओसी और लाइन ऑफ कंट्रोल और पीओके को का अंतर ही उसको नहीं समझ में आ रहा है। एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल कह रहे कि हम तो एलओसी को ही अंदर मिला लेंगे। तो जब आप बिल्कुल ही निरा, मतलब आपको सरस्वती से भेंटे नहीं है, तो आप तो ऐसी गलती करेंगे ही करेंगे। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आप इतना हार्ड बोल देते हैं कि यहाँ के एक मंत्री ने आपको कहा कि हम एफआईआर कर देंगे? कौन एफआईआर कर देगा? अशोक चौधरी ने कहा कि ना वो किए हैं, जाके मानहानि बेचारे किए हैं, सर्वदलीय नेता नीतीश अशोक चौधरी। देखिए हम लोग यहाँ सुनते हैं, सर्वदलीय कैसे? मैं बता रहा हूँ कैसे। जैसे हम लोग सुनते हैं ये नेता इस दल में थे, छोड़कर दूसरे दल में चले गए, दूसरे दल को छोड़कर तीसरे में चले गए। अशोक चौधरी इन सबसे ऊपर है। उन्होंने इतना दिमाग लगाया कि एट ए टाइम हम सब दल में रहेंगे। तो उनके पिताजी कांग्रेस में, ये खुद जदयू में, बेटी लोजपा में, दामाद आरएसएस भाजपा में, और अब कोई हमने बताया भाई एक आरजेडी बचा है, उसमें कोई भगिनी भतीजा बेटा भाई किसी को डाल दो। तो इसलिए मैंने कहा ये सर्वदलीय नेता है, किसी भी दल को वोट दोगे इसी को जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं ना भोजपुरी में कि घी चाहे दाल में गिरे भात में गिरेगा थाली में ही। तो अशोक चौधरी सर्वदलीय नेता है। हमने कहा कि हर जगह ये चर्चा है कि इन्होंने अपने बेटी का टिकट खरीदा है, और ये हमने नहीं कहा, आप लोग पत्रकार आप जानते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पार्टी के लोग जो उस समय चिराग जी के पार्टी में थे उन्होंने ये कहा, प्रेस में छपा, लोगों ने इस्तीफा दिया। तो ये आदमी कहा कि हम जाके इनको प्रशांत किशोर पर मानहानि करेंगे। तो जा कर दो भाई। अभी दिलीप जायसवाल ने, आपने सुना होगा, कहा कि हम प्रशांत किशोर पर साइबर थाना में केस किए हैं। अब बताइए, इस भाजपा का राज्य का अध्यक्ष वो केस किया है और अभी तक पुलिस हम तक आई नहीं, हमारे पास आई नहीं। भाई या तो पुलिस उसकी सुन नहीं रही है, फर्जी बोल रहा था ये आदमी। अगर दिलीप जायसवाल ने केस किया है कि मैं साइबर क्राइम कर रहा हूं,
तो साइबर क्राइम वाले अफसर क्या उसकी बात सुन नहीं रहे हैं, या दिलीप जायसवाल ने सबको बेवकूफ बनाया? तो प्रशांत किशोर इस तरह की गिदड़ भपकी से डरने वाले नहीं है। प्रशांत किशोर यहाँ बालू माफिया नहीं है, शराब का धंधा नहीं करते हैं, किसी से 1 रुपया नहीं लिए हैं, किसी सरकारी पद पर नहीं है, बड़े बाप के लड़के नहीं हैं। अपनी मेहनत से, अपनी हुनर से, अपने परिश्रम से जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं। और ये चोर चुहड़े जितने नेता हैं, लुटेरे मंत्री, सब उगाही मंत्री, इनकी हिम्मत नहीं कि हमको डरा सकें। हम रोज कैमरे पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का मानसिक हालत खराब है, मानसिक तौर पर नीतीश कुमार बीमार हैं, स्वस्थ नहीं हैं। अब इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? हम किसी को बता दें कि भाई ये मानसिक तौर पर ये आदमी स्वस्थ नहीं है, तो स्वस्थ नहीं है, बिल्कुल कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि भाई अगर हम गलत है तो हम पर केस कर दो कि भाई प्रशांत किशोर भ्रम फैला रहे हैं बिहार में। तो मुख्यमंत्री के पद पे बने, फिर हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। भाई नोट कर लीजिए, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो हम पर केस कर दो, मानहानि कर दो। इससे बड़ा मानहानि क्या होगा? इसके पास, आपके पास कोई प्रमाण? बिल्कुल, हम तो आपको कह रहे हैं कि प्रमाण तो रोज बिहार की जनता को दिख रहा है। 20 वर्ष का मुख्यमंत्री राष्ट्रगान को छोड़कर बीच में ताली बजाने लगे। 20 वर्ष का से जो आदमी मुख्यमंत्री है वो मंच पर प्रधानमंत्री का नाम भूल जाए। इधर माथा पे गमला रख दिए थे। वो तो बात ही छोड़ दीजिए। मतलब हमने कहा कि नीतीश कुमार को अपने मंत्री परिषद के मंत्रियों का नाम नहीं मालूम है। नीतीश कुमार ने तो हमारी बात को झुठला दिया है। मंत्रियों की बात छोड़िए, उनको तो प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद है। अटल बिहारी वाजपेयी बोल दिए, मोदी जी वहीं बगल बैठे हुए हैं। तो ये क्या दिखाता है? और जो लोग नीतीश जी के शुभचिंतक हैं व्यक्तिगत तौर पर, उनको ये समझना चाहिए कि उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उनका इलाज होना चाहिए, उनको राहत देनी चाहिए। उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं ये उनका एक तरह से शोषण कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं कि इनको आगे करके सारे निर्णय ये लोग ले रहे हैं, कब्जा किए हुए हैं और अपने मन से जो इच्छा हो रही है कर रहे हैं, जिसका नियुक्ति, ट्रांसफर, पोस्टिंग, पैसा, लूट, ये सब इर्द गिर्द के 3-4 अफसर और 3-4 मंत्री कर रहे हैं नीतीश जी के। अभी तो किसी उनके बड़े अफसर ने अपनी पत्नी को, स्वाभाविक है। देखिए, कई लोगों ने मुझसे सवाल पूछा, दामाद को बना दिया, पत्नी को बना दिया। की बात कर रहे हैं तो मैं इस तरह की फ्रिवलेस बात में पड़ता नहीं। भाई ये क्यों हो रहा है ये जानने की जरूरत है। ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, उस पोस्ट पर वो एक्टिव नहीं है। तो जो इर्द गिर्द है तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्योंकि 20 साल में तो ऐसा कभी हुआ नहीं। आप अपने जनसभाओं में ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा नेता अगर योग्य नहीं है तो दूसरे को वोट दे दो? बिल्कुल, क्योंकि बिहार जीतना चाहिए। बिहार में सुधार तब होगा जब योग्य नेता जीत कर आएंगे। ये संभव है कि मेरे सारे प्रयास के बाद, मेरे साथियों के प्रयास के बावजूद कुछ गलत लोग जनसुराज में आ जाए, एक कुछ को गलत टिकट भी मिल जाए। तो मैंने कहा भाई अगर हमसे गलती हो जाए तो आप उसको वोट मत दो, उससे बेहतर जो खड़ा है उसको वोट दो। कुछ लोगों ने कहा आप गलत को दीजिएगा ही क्यों? तो मैंने उनको समझाया कि भाई देखो, आईएएस ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, लाखों बच्चे देश में परीक्षा देते हैं, उनको कई चरणों में उनका परीक्षा करने के बाद सरकार चयन करती है, उनको आईएएस बनाती है। उसमें से भी ज्यादातर लोग भ्रष्ट और बदमाश निकल जाते हैं, गलत निकल जाते हैं कई लोग। कोई भी प्रक्रिया से आप लोगों का जब चयन करेंगे उसमें कुछ त्रुटि रह सकती है, कुछ गलत लोग उसमें आ सकते हैं। इसलिए मैंने बिहार की जनता को अपील किया कि जब जनसुराज अपना उम्मीदवार खड़ा करे, अगर वो व्यक्ति अच्छा न हो तो आप उसको वोट मत दीजिए, वोट उसको दीजिए जो उससे बेहतर हो। अगर हमने किसी अच्छे व्यक्ति को खड़ा किया है, उससे बेहतर कोई दूसरे दल से खड़ा है, आप उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार सुधरना चाहिए। जनसुराज जीते न जीते बिहार जीतना चाहिए। ये थे जनसुराज के सबसे सक्रिय कार्यकर्ता और बिहार के का बेटा होने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर, जिन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से अपनी जो यात्रा है, जनसभा कर रहे हैं और इनका नज़रिया क्या है कि हम अगर सरकार में आते हैं तो बिहार का आकार कैसे बदलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी।